Topic is Introduction to Composite Material. In this lecture, I will discuss the basic concept of composite material. After attending this lecture, you will be able to define composite material and will be also able to recognize its different components. Okay, so let's start. Definition. How we can define composite material? So composite materials are composed of a mixture or a combination of two or more macro constituents. They differ in form and chemical composition and are insoluble in each other. Composite material क्या होगा कि आप दो या दो से ज़्यादा मैक्रो कंपोनेंट्स को कंबाइन करें जो कि हर एक का अपना एक केमिकल कंस्टिट्यूशन होगा और वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के जो कंपोनेंट्स है वो अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिटेन करेंगे. बट व्हेन यू कंबाइन इट सो देयर प्रॉपर्टीज विल मिक्स विद ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट द कंपोजिट मटेरियल will have improved properties, right? So you will understand this definition after studying some example. सबसे आसान और इजी एग्जाम्पल है कंपोजिट मटेरियल को समझने के लिए कंक्रीट. आप सब ने कंक्रीट को देखा होगा. कंक्रीट इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स. वन इज स्मॉल स्टोन्स प्लस सीमेंट प्लस सैंड, राइट, एंड द अदर इज इट्स एसेंशियल पार्ट इज स्टील रॉड्स. कंक्रीट में क्या होगा? ये स्मॉल स्टोन, सीमेंट और सैंड को कंबाइन किया होगा स्टील रॉड्स के साथ. आप इमेजिन करें कि अगर ऐसा कंक्रीट जिसमें स्टील रॉड्स ना हो तो क्या असर पड़ेगा. एक पुल है जिसमें स्टील रॉड्स आपने उसका वेब नहीं बिछाया तो क्या होगा. तो याद रखें कि जो कंक्रीट विदाउट स्टील रॉड्स हो दे हैव वेरी गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट पुअर टेंसल स्ट्रेंथ. सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मीन्स कि जब आप इस पे जितना भी प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा, ये इस प्रेशर को एक हाई लिमिट तक रेजिस्ट करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने प्रेशर अप्लाई किया तो इट विल रेजिस्ट बट इट हैज़ पुअर टेंसिल स्ट्रेंथ. मीन्स कि अगर आप इसको इस तरफ से और इस तरफ से प्रेशर अप्लाई करें, इसको एक दूसरे से अपार्ट करें तो इट्स मीन इट विल हैव वेरी पुअर रेजिस्टेंस, तो इट विल ब्रेक फ्रॉम हेयर. सो अगर आप इस कंक्रीट के टुकड़े को ऊपर से प्रेशर देंगे तो ये ऊपर से नहीं टूटेगा, ये नीचे से टूटेगा. तो इट्स मीन जब आप इसमें स्टील रॉड्स इंक्लूड करें तो स्टील रॉड्स क्या करता है, इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, राइट. सो दोनों की कम्बिनेशन से कंक्रीट की डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो जाती है. नाउ यहाँ पे दो कंपोनेंट है. कौन कौन से कंपोनेंट है? एक स्टील रॉड्स है जिसका अपना फंक्शन है और दूसरा जो स्मॉल स्टोन, सीमेंट और सैंड से एक मिक्सचर बना है उसका अपना फंक्शन है. अनदर एग्जांपल इज हमारे पास कंपोजिट मटेरियल नेचर में भी पाए जाते हैं जिसमें के इम्पोर्टेंट एग्जांपल हमारे पास क्या है, वुड है और बोन है. हमारे लकड़ियों में जो वुड पाया जाता है वो भी कंपोजिट मटेरियल का एक एग्जांपल है. आप देखें वुड इज़ मेड ऑफ टू एसेंशियल कंपोनेंट. एक सेल्यूलोज है. सेल्यूलोज इज़ ए लॉन्ग पॉलीमर फाइबर जो कि बहुत सॉफ्ट होता है और इसका टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है. इसके बाद हमारे पास दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो लिग्निन होता है. लिग्निन एक सॉफ्ट वीकर सब्सटेंस है. दोनों बहुत वीक होते हैं जिसमें स्टेपनेस नहीं होता, मतलब ये खड़ा नहीं हो सके, दोनों अलग-अलग. लेकिन जब आप इन दोनों को कंबाइन करें, लिग्निन और सेल्यूलोज को कंबाइन करें तो आपके पास वुड बनेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्टिफर होता है. और आपको पता है कि नेचुरल प्लांट्स डू नॉट नीड ए स्केलेटन. क्यों उसको स्केलेटन की ज़रूरत नहीं होती? क्योंकि जो सेल्यूलोज और लिग्निन से जो कंपोजिट मटेरियल बना होता है वो इतना स्टिफ होता है कि वो प्लांट को एरेक्ट करता है और कड़ा होने में मदद देता है. सो हमारे पास प्लांट क्या है, वुड क्या है, एक नेचुरल कंपोजिट है
जो कि सेल्यूलोज और लिग्निन से बना है। तो ये इसके दोनों कंपोनेंट है। सेल्यूलोज और लिग्निन का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना रोल है, राइट। दूसरा एग्जांपल जो एनिमल्स में हमारे पास है नेचुरल कंपोजिट का, वो हमारे पास बोन है। बोन इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट नेचुरली। एक है हाइड्रोक्सीपेटाइट जो कि हार्ड और ब्रिटल होता है और मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इसके बाद हमारे पास बोन में क्या होता है, कोलेजन होता है। कोलेजन क्या होता है, एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है जो कि प्रोटीन होता है। चूंकि बोन विदाउट कोलेजन हार्ड और ब्रिटल होता है, तो इसलिए बाय अप्लाइंग प्रेशर इट कैन ब्रेक वेरी इजीली लाइक ए ग्लास। लेकिन जब इसमें कोलेजन इंक्लूड होते हैं तो क्या होता है, द बोन बिकम लेस ब्रिटल और इसका टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। बोन में ये कोलेजन वही रोल अदा करते हैं जो कि कंक्रीट में स्टील रॉड्स अदा करते हैं। यू कैन सी बोन, जब बोन ब्रेक होता है तो वो दोबारा अपने आप को रिपेयर कर सकता है नेचुरली। तो अगर आप इसका मैकेनिज्म पढ़े तो सबसे पहले लिगन एक जाल बनाते हैं, कोलेजन एक जाल बनाते हैं और फिर ब्लड से कैल्शियम फॉस्फेट इस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। जब कैल्शियम फॉस्फेट इस पे एब्जॉर्ब हो जाता है तो एक कंपोजिट मटेरियल बन जाता है जो कि then it's become very hard, right? So सबसे पहले कोलेजन होता है, इसके बाद उसमें कैल्शियम फॉस्फेट एब्जॉर्ब होता है और एक कंपोजिट मटेरियल बन जाता है। जिस तरह कंक्रीट में सबसे पहले हम स्टील रॉड्स का एक जाल बनाते हैं और इसके बाद इसमें कंक्रीट को डालते हैं, राइट? ओके, थर्ड एग्जांपल विच इज़ वेरी कॉमन एंड नोन, राइट, दैट इज मड ब्रिक्स। इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन था उसमें बहुत से बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज़ हुआ। हमारे जो एक सेंचुरी पहले जो लोग तामीरात करते थे, मोस्टली जो एजेंसीज में लोग दीवारें वगैरह बनाते हैं तो वो मोस्टली किसके बने होते हैं, मड प्लस स्ट्रॉ के। सो मड और स्ट्रॉ एक दूसरे के साथ मिलके एक कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं। अब मड और में स्ट्रॉ का रोल क्या होता है, स्ट्रॉ जो हमारे पास होता है वो मड हैव ए गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आप इसको जितना भी कंप्रेस करें इट विल रेजिस्ट, बट इट हैज़ पुअर टेंसिल स्ट्रेंथ। मतलब अगर आप इसको फॉर एग्जांपल एक मड ब्रेक है तो इस पे आप जितना भी प्रेशर अप्लाई करें तो इसको एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अब अगर आप इसको दोनों अलग मुखालिफ तरफ से इसको खींचे तो इट विल ब्रेक डाउन वेरी इजीली। सो द स्ट्रॉ इंक्रीज इट्स टेंसिल स्ट्रेंथ। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्रेक्स या हमारे जो तामीरात है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होंगे। We have already discussed definition and some example of the composite material. Okay, now composite material के कितने components होते हैं? As I told you earlier कि composite material is a combination of two or more than two macronutrients. हमारे पास मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, एक कम्बिनेशन होता है। सो मोस्टली हमारे पास कंपोजिट मटेरियल के दो कंपोनेंट होते हैं, एक रीइंफोर्सिंग एलिमेंट होता है और दूसरा होता है मैट्रिक्स। रीइंफोर्सिंग एलिमेंट का अपना फंक्शन होता है कंपोजिट मटेरियल में और मैट्रिक्स का अपना फंक्शन होता है। रीइंफोर्सिंग एलिमेंट जिस तरह नाम से जाहिर है ये क्या करता है, मटेरियल दैट प्रोवाइड्स स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ टू द मैट्रिक्स। ये क्या प्रोवाइड करता है, स्टिफनेस और स्ट्रेंथ टू द मैट्रिक्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंक्रीट में स्टील रॉड्स होते हैं, राइट। सो स्टील रॉड असल में हमारे पास रीइंफोर्सिंग एलिमेंट है जो कि कंक्रीट को स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास रीइंफोर्सिंग एलिमेंट क्या होंगे, फाइबर होंगे, फाइबर शिकल में मोस्टली होंगे, पार्टिकल्स शिकल में भी हो सकते हैं और फ्लेक्स शिकल में भी हो सकते हैं।
जिस तरह मैंने मड की एग्जांपल दी, तो स्ट्रॉ हमारे पास या भूसा हम यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ मोस्टली इन वेरी शॉर्ट फॉर्म। लेकिन जितना हमारे पास फाइबर लॉन्ग होगा और इसका डायमीटर कम होगा, उतना ये अपना फंक्शन ज़्यादा देगा। दूसरा हमारे पास है मैट्रिक्स। क्या है? मटेरियल दैट होल्ड्स द रीइंफोर्समेंट इन प्लेस। मतलब क्या है? जो रीइंफोर्सिंग एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल कंक्रीट में अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्टील रॉड का वेब है, राइट, तो ये हमारे पास रीइंफोर्सिंग एलिमेंट है, और इसके दरमियान में हम क्या करते हैं, यू कैन सी, हम इसके दरमियान में कंक्रीट डालते हैं, तो वो हमारा मैट्रिक्स है, राइट। सो मैट्रिक्स क्या है? इस स्टील रॉड्स को यही मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ एक दूसरे से अलग रखती है और इसका पोजीशन बरकरार रखती है। मेक द बल्क ऑफ द प्रोडक्ट कंपोजिट मटेरियल। अगर आप कंक्रीट को देखें या बोन स्ट्रक्चर को देखें या वुड को देखें, तो मैट्रिक्स का परसेंटेज या पोर्शन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल कंक्रीट में स्टील रॉड्स का कंपोनेंट एज़ कंपेयर टू कंक्रीट बहुत ज़्यादा होगा। तो मोस्टली 80 to 20 से मोस्ट केस में 80% मैट्रिक्स होता है और 20% हमारे पास रीइंफोर्सिंग एलिमेंट होते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास कंटिन्यूस स्पेस होता है। कंटिन्यूस स्पेस मतलब क्या है कि ये लेट्स से ये रीइंफोर्सिंग एलिमेंट है, तो थ्रू आउट मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। सो जो मैट्रिक्स है इट में भी पॉलीमर हो सकता है, मेटल भी हो सकता है और सेरामिक्स भी हो सकता है। मोस्टली हमारे पास पॉलीमर होता है, राइट। इट मेंटेन द रीइंफोर्सिंग एलिमेंट इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि विदाउट मैट्रिक्स ये सारा वेब एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो जाएगा। एंड आल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम एब्रेजन एंड एनवायरनमेंट। मैट्रिक्स मोस्टली क्या करता है, जो हमारे पास रीइंफोर्सिंग एलिमेंट होता है उसको एक दूसरे के से अलग रखता है, राइट। सो लेट्स स्टडी एग्जाम्पल विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीज के इसमें हमारे पास कंक्रीट में हमारे पास रीइंफोर्सिंग एलिमेंट कौन सा है, तो कंक्रीट में हमारे पास स्टील रॉड्स रीइंफोर्सिंग एलिमेंट है और हमारे पास स्मॉल स्टोन्स, और ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। इज इट क्लियर? और रीइंफोर्सिंग एलिमेंट स्टेफनेस प्रोवाइड करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और देखिए बल्क में ज़्यादा कौन है, कंक्रीट है, और ये क्या स्पेसिंग प्रोवाइड करता है और मेजर पोर्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड एग्जांपल जो हमारा वुड में हमारे पास रीइंफोर्सिंग एलिमेंट कौन सा है, सेल्यूलोज है, और लिग्निन हमारे पास क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स है, राइट। और इस दोनों का अपना अपना फंक्शन है। सेल्यूलोज इसको स्टेफनेस देता है जबकि लिग्निन इसका मेजर पार्ट बनाता है। बोन में हमारे पास जो कोलेजन होता है वो क्या करता है, दैट इज रीइंफोर्सिंग एलिमेंट, और हमारे पास जो कैल्शियम फास्फेट होता है हाइड्रोक्सीपेटाइट, वो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, राइट। मड और ब्रेक्स में हमारे पास मैट्रिक्स है, जबकि स्ट्रॉ ये हमारे पास मैट्रिक्स है और स्ट्रॉ हमारे पास क्या है, रीइंफोर्सिंग एलिमेंट है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जो कि मॉडर्न एग्जाम्पल है। अभी तक जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए वो तो या नेचुरल एग्जाम्पल है या दे वर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स, और कंक्रीट भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। फाइबर ग्लास, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन सी हमारे पास एक कंपोजिट मटेरियल। सो फाइबर ग्लास में दो कंपोनेंट से बना होता है, प्लास्टिक और ग्लास से। सो प्लास्टिक इसमें मैट्रिक्स होता है और रीइंफोर्सिंग एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, ग्लास। ग्लास को अगर आप प्लास्टिक वायर्स के बाहर देखें तो ये बहुत ज़्यादा ब्रेटल होता है और बहुत आसानी के साथ ब्रेक होता है। तो
मोस्टली 19th सेंचुरी में फाइबर ग्लास का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। जब हम इसको फाइबर ग्लास में रिइंफोर्सिंग एलिमेंट ग्लास पॉलीमर के साथ मिक्स करते हैं तो इट्स बिकम लेस ब्रिटल एंड इट हैज़ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। सो देखिए, ग्लास इज ए ब्रिटल एंड विल ब्रेक इफ बेंट शार्पली, राइट। जिस चीज़ का टेंसिल स्ट्रेंथ कम होगा तो वो बेंड नहीं हो सकता, वो आसानी के साथ टूटेगा। ओके, द प्लास्टिक मैट्रिक्स होल्ड द ग्लास फाइबर टुगेदर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज। मतलब आप फिर इसको बेंड कर सकते हैं बाय शेयरिंग द पोर्स एक्टिंग ऑन देम। मोस्टली रेनफोर्सिंग एलिमेंट क्या करता है, जो पोर्स होता है मटेरियल पर उसको शेयर करता है, जिस तरह स्टील रॉड्स कंक्रीट का फोर्स शेयर करता है, राइट। सम एडवांस मटेरियल रिसेंटली ग्लास फाइबर के बजाय कार्बन फाइबर यूज़ करते हैं, लेकिन कार्बन फाइबर क्या होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, लेकिन रिजल्टेंट जो ग्लास होता है दैट इज़ ऑफ मच हाई क्वालिटी। नाउ what are the advantages, or you can say, let me change the color, what are the advantages of the composite material हमें, why we need a composite material? So because in composite material we combine two or more than two components, right? So we can form a material, we can make a material of desired properties, right? The main advantage of composite material are their high strength, stiffness, low density as compared to individual component when compared to the bulk material। जब bulk material के साथ या individual component के साथ कंपेयर करें तो इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, स्टिफनेस भी ज़्यादा होती है, लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी की वजह से इसका वेट कम होता है, तो आजकल गाड़ियों वगैरह में कंपोजिट मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है, चूँकि we always need a low weight material, right, allowing for reduction in final product। इसके अलावा फटीग प्रॉब्लम भी बहुत कम होते हैं कंपोजिट मटेरियल में, मतलब इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है, इट रिक्वायर्ड ए वेरी लेस टाइम टू इंस्टॉल, राइट। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्बिनेशन में रिइंफोर्सिंग एलिमेंट और मैट्रिक्स को कंबाइन कर सकते हैं और आप कोई भी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपोजिट मटेरियल और एलॉयज़ में क्या फ़र्क है, और आई होप कि इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कंपोजिट मटेरियल और एलॉय में बेसिक डिफरेंस क्या है कि कंपोजिट मटेरियल में जो मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में मिलते हैं तो दे डू नॉट एंटर मिक्स विद ईच अदर, वो अपने प्रॉपर्टीज़ रिटेन करते हैं, राइट, एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं है। जबकि एलॉय में क्या होगा, एक दूसरे के साथ एंटर मैक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रोमियम और निकल को आपस में मिलाएं तो वो आपस में एंटर मैक्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, जबकि कंपोजिट मटेरियल हमारे पास ऑलवेज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके अलावा एलॉय में जो मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो दैट इज़ ऑलवेज रिटेन। So that is very important question कि what is the difference between alloy and a composite material? Alloy is never a composite material. Thanks, that's all for today. Okay, inshallah tomorrow we will classify the composite material.